गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और रेडियो और रंगीन टेलीविज़न में के छात्रों को 11-12 के दोनों छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11 को तो 11 में है ही है और 12 के छात्रों को ये बोर्ड में पूछा जाएगा, 11-12 दोनों मिला के। तो इनके टॉपिक कंटेंट्स को आप जानते रहें। और इसमें हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो व्यावसायिक हथियार औजार, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। और प्रथम प्रश्न पत्र में देखिए वही व्यावसायिक हथियार औजार, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अभी यांत्रिक तरंगों की चाल हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैकेनिकल, यांत्रिक माने मैकेनिकल, और फिर प्रोग्रामिंग, और फिर ये चार चैप्टर इसके अंदर हैं। और अच्छे से इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म भी कर लेंगे। और स्क्रीनशॉट भी आप लेके पेपर को समझते रहें। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा पिछले वीडियो में, कल के व्यावसायिक परिचय और हाथ के औजार, और इलेक्ट्रॉनिक क्या है इसका महत्व। और आज है यांत्रिक तरंगों की चाल। तो देखिए यांत्रिक तरंगे, जब आप किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंके, मैं इसको क्लास में भी बता चुका हूँ। तो आप देखें कि जिस स्थान पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो इसी विक्षोभ है जो अपना बिना स्वरूप बदले माध्यम में एक समान आगे बढ़ता रहता है। फिगर में भी आप देख रहे होंगे। तो ये चीज़ पानी में पत्थर फेंकने से जो उत्पन्न विक्षोभ होता है, तो उसी गड्ढे को पूरा करने के लिए जो है जलत्व के कारण ऐसा होता है। और उसके बाद फिर कुछ जल और आता है और इसी तरह से जल ऊंचा नीचा आगे बढ़ने लगता है। तो इसे हम यांत्रिक तरंग कहेंगे, क्योंकि मैकेनिकली आपने हाथ से इसको बनाया है। अगर आप कार्क भी रख दें एक रस्सी का सिरा बांध के, तो आप देखेंगे कि कार्क जो है ऊपर नीचे हलचल करेगी। तो इस तरह से देखें तो आप यांत्रिक तरंगों का संचरण के लिए जो भौतिक माध्यम होना चाहिए, भौतिक माध्यम जो भी पानी हो या हवा हो, तो उसमें आपका प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी और जड़त्व, इनर्शिया, ये गुण जरूर होने चाहिए। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे, एक छात्र देखिए ऊपर राशि को बांध के और हिला रहा है, तो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। तो इस तरह से हम जो तरंगे उत्पन्न होती हैं इन्हें हम मैकेनिकल तरंग कहते हैं। और इनके प्रकार को अगर आप देखें, इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर लें, और इसमें ऐसा कोई जीके जहाँ रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव्स हैं आपकी, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें यांत्रिक तरंगों के प्रकार, यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या है ये आप बताया है इसमें। तो दो ही तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ, जो कि अगर आप देखें तो वो यही इसी ग्राफ में देखें तो कोई भी इसका कण होगा वो ऊपर नीचे गति कर रहा है लंबवत एक तरह से, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और इसमें जो है दो तरंगों के बीच की दूरी मैं आगे बताऊंगा इसको। और दूसरा, अगर आप इसे लैम्डा से दिखाते हैं, अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है इसे लैम्डा से दिखाते हैं अनुप्रस्थ तरंग की। तो लैम्डा मैं आगे बताता हूँ आपको। और अनुदैर्घ्य तरंग कैसे उत्पन्न होती है, ये जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, तो ये देखिए स्प्रिंग आप खींच रहे हैं तो कहीं पास है कहीं दूरी है। तो एक जहाँ पास है उसे संपीड़न कहा जाएगा, जहाँ दूर है उसे विरणन कहा जाएगा। तो इसमें ये तरंग जो है लंबवत नहीं कण करते, इसमें देखिए समानांतर कण इसमें जो कंपन करते हैं, तो इसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। बस इतना ही सा फर्क है, उसमें लंबवत कण कंपन करते हैं, इसमें समानांतर करते हैं। और इसमें जो है संपीड़न और विरलन है। तो एक संपीड़न एक विरलन के बीच की दूरी वही जो आपकी लैम्डा है, इसमें भी रहेगी लैम्डा। और तरंग गति से कुछ परिभाषाएं आपको इसमें जान लेनी चाहिए। तो आइए सीधे तरंग पे ही हम देख लेते हैं, एक तरंग को रूप लेके उसी से परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए ये एक तरंग है आपकी। तरंग मतलब जो आप पैडल मार रहे हैं साइकिल का, तो एक पैडल मारा और एक पैडल मान लीजिए ओ से डी तक आपका एक पैडल पूरा हो गया। तो ये ओ से डी का जो आपका है, तो इसमें जो तरंग हाईएस्ट रूप लेती है अपना, जहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ये जो हाईएस्ट पीक है इसी को हम आयाम कहते हैं, तरंग का उच्चतम स्तर। और वही चीज़ नीचे में आती है, एक बार नीचे आपकी पैडल जाती है साइकिल पे, तो उसको -a से दिखाया है क्योंकि नीचे जा रहा है।
तो ये आपका माइनस ए है, तो एक साइकिल पूरी होती है। तो दो तरंगों, इसमें चित्र में लैम्डा मैंने गलत लिखा है, तो दो तरंगों के बीच की दूरी जो होती है वो उसके ऊपर जो श्रृंग ऊपर ऊपर श्रृंग बने हुए हैं, ये लैम्डा ऊपर लिखा है। तो ये लैम्डा जो लिखा है ये दो तरंगों के उच्चतम आयाम के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई आपकी तरंग दैर्घ्य जिसे कहेंगे, और तरंग की उच्चस्थ अवस्था को हम आयाम कहेंगे। और एक तरंग की एक साइकिल में जो टाइम लिया गया, जहाँ मैंने लैम्डा लिखा है वहाँ टी होना चाहिए। ये टी आपका जो है एक तरंग की एक साइकिल में जो समय ले गई तरंग चलने में एक साइकिल, उसे कैपिटल टी से दिखाते हैं, और उसे हम 1/t कर दें तो यन आ जाएगा, अर्थात आवृत्ति और आवर्तकाल, मतलब आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ये भी आप परिभाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद तरंग की चाल, तरंग की चाल क्या होगी, v इक्वल टू यन लैम्डा, यन आवृत्ति है तो λ/t। इस पे आपको सवाल पूछ सकता है कि चाल ये है और आवृत्ति हर्ट्ज में है, तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग, ये आपका सूत्र है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यूटन साहब का, अनुदैर्घ्य तरंग की चाल की ज्ञात करने के लिए न्यूटन साहब ने एक सूत्र का दिया, जो कि जड़त्व भी जिसमें था, इलेक्ट्रिसिटी भी थी, प्रत्यास्था भी थी, और उन्होंने एक सूत्र दिया v इक्वल टू करड़ी में, अगले चैप्टर में हम देखते, अगले पेज में देखते हैं। ये v इक्वल टू करड़ी में, ये ऊपर देखिए v इक्वल टू करड़ी में इन्होंने एक सूत्र दिया न्यूटन साहब ने, P/, यहाँ देखें P/d। तो P क्या है आपका प्रेशर और D क्या है आपका घनत्व, ये हवा में लिया इन्होंने वायु का घनत्व, और जब इस पर अपना चाल गुणा भाग किया, क्योंकि वायु का घनत्व पता है और प्रेशर भी पता है, तो जब गुणा भाग हुआ तो 280 मीटर पर सेकंड आया, जबकि आना चाहिए 330 या 332 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ नहीं आई और इसे लोग 280 ही मान के चलते रहे। लेकिन ये करीब 100 साल बाद, अक्सर पूछता है सवाल कि न्यूटन साहब का सूत्र बताइए, और फिर इनके सूत्र को लाप्लास साहब ने कैसे संशोधित किया, ये फिजिक्स में हो या आपका इसमें हो, ये आपसे पूछा जाता है। तो 100 वर्ष बाद न्यूटन के करीब 1816 में लाप्लास साहब आए, और इन्होंने भी जो है इस पर काम किया और एक बहुत ही मामूली सा सुधार किया। आप देखें अगले उसमें इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर करड़ी में 1.41 गुणे 280 कर दिया, और ये आ गया आपका 332 मीटर पर सेकेंड 100 साल बाद। तो इसी को लाप्लास संशोधन कहा जाता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होगी, क्योंकि अणु दूर दूर रहते हैं, द्रव में थोड़ा तेज होगी और ठोस में सबसे ज़्यादा होगी। रेलवे लाइन पर आप कान लगा के ध्वनि की चाल सुन सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगले पेज में लाप्लास साहब का संशोधन, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा अच्छा इन्होंने दिया है। और उसके बाद विभिन्न गैसों के घनत्व के पदों में भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ देखें, वायु में ध्वनि की चाल, सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा अधिक होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है ये। और वायु की गति का प्रभाव, यदि मध्यम गति में है वायु चल रही है तो वायु की चाल बदल जाती है। यदि वायु की चाल W तथा ध्वनि की चाल V है तो वायु की चाल ध्वनि की चाल V+W हो जाएगी, परंतु वायु के विपरीत में होगा तो वह V-W हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसको भी आपका देखने का एक है कि आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है, ह्यूमिडिटी, जैसे कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है तो इस पर भी आर्द्र होने के कारण शुष्क वायु में घनत्व कम हो जाता है, इससे नमी बढ़ जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में की अपेक्षा अधिक होगी। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद इसमें एक सवाल छोटे से आ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ एक सवाल दे दिया कि इतने न्यूटन पर मीटर दाब पर, मतलब P आपको दे दिया, घनत्व दे दिया D, और वायु के लिए गामा भी दे दिया,
तो घनत्व चाल ज्ञात करिए। तो V इक्वल टू करड़ी में गामा P अपॉन D। तो इस गामा का मान आप जान ही रहे हैं, P और D आपको दिया ही हुआ है। गामा का मान 1.4 है, यही लाप्लास आपका संशोधन भी रहा है आपका। उसके बाद फिर आप इसमें सवाल में अगर आ जाएं इस चैप्टर के, तो सवाल में भी आप देखेंगे कि किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं, किस गैस में तो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। एक नंबर के सवाल हैं। और निम्नलिखित में अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, तो सितार में उत्पन्न जो तरंग है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। एक तनी हुई डोरी पर तनाव 4 गुना अगर बढ़ा दें तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल देखिए, 4 गुना चाल करेंगे तो चाल जो है 2 गुना मतलब आधा हो जाएगी। और उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। और 1 डिग्री ताप वृद्धि अगर आप करते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, 1 डिग्री ताप अगर वृद्धि करेंगे आप तो वो आपका 0.61 मीटर पर सेकंड ये बढ़ जाएगा आपका। और उसके बाद गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। इस तरह के एक नंबर के सवाल हैं। बाकी 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर वाले सवाल आपके वही आंतरिक तरंगों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग में अंतर बताइए, वायु लंबवत ये समान अंतर इस तरह का है। और तरंग की तीव्रता क्या है, तीव्रता तथा आयाम में संबंध लिखिए। तो आगे तरंग की तीव्रता नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो उसमें हम ले लेंगे, इसको बता भी देंगे। और इस तरह से आयाम क्या है और तरंग की तीव्रता और ये चीज़ अगले चैप्टर में आएगी, इसमें नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन अगले चैप्टर का क्वेश्चन यही पूछ लिया है, तो आगे हम लोग इसको देख लेंगे। और जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, कैसे हैं, न्यूटन का सूत्र क्या था और लाप्लास साहब ने संशोधन क्या किया, कैसे किया। और उसके बाद एक आध सवाल छोटा सा हो सकता है, एक आध छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं अनुदैर्ध्य, बस यही इसके अंदर है। और वही 0 डिग्री 1 डिग्री ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ जाएगी। ये याद रखने वाली बात है इस चैप्टर के अंदर। मेनी थैंक्स छात्रों, और स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेते रहें अगर आपको जहाँ ज़रूरत पड़े। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पेज भी डाल दूँगा, क्योंकि पेज ज़्यादा इकट्ठा करने से मोबाइल हैंग होने लगता है। तो जैसी ज़रूरत आपको होगी आप बताइएगा। अगर वीडियो से ही काम चल रहा है, क्लास से ही काम चल रहा है, क्लास में भी मैं दे ही रहा हूँ इसको। और नेक्स्ट वीक में आपका प्रोग्रामी तरंग पर मैं आपको एक क्लास दूंगा जो इसका दूसरा चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है। और 3 ही चैप्टर हैं कक्षा 11 में, तो 2 हो ही गए आज और 2 और हैं, 2 का एक क्लास में और एक वीडियो में। मेनी थैंक्स अगेन।